हेलो गाइस, मैं राघव वशिष्ठ आप सबका इस लो जंक्शन की ऑनलाइन क्लास में फिर से वेलकम करता हूं। जैसा कि मैंने एक बार आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर मैं जितने भी ये जो अपने सिलेबस के अंदर एक्ट्स हैं उनके अंदर क्या क्या कितने प्रकार के अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो गाइज आज अपन जो है स्टार्ट करते हैं जो इंडियन पीनल कोड के अंदर जो है कब कब जो अमेंडमेंट्स हुए, जो रिसेंट जो अमेंडमेंट हैं उनसे मैं स्टार्ट करूंगा। धीरे धीरे अपन पीछे की साइड में चलेंगे, लेकिन मैं पहले स्टार्ट करता हूं 2013 के अमेंडमेंट से। तो ठीक है गाइज, ये जो अमेंडमेंट था ये 2013 के अंदर जो है एक इंडियन पिनल कोड के अंदर अमेंडमेंट आया था। इसकी जो ये जो लागू कब हुआ, ये गाइज ये लागू हुआ था 3 फरवरी 2013 को। ठीक है, अब ये जो है कौन सा, इसकी साइटेशन कौन सी थी? तो गाइज ये 13 नंबर का एक्ट था। कौन से ईयर का? 2013 का, जो कि पार्लियामेंट ने पारित करा। ठीक है, अब गाइज आपको थोड़ा सा मेमोराइज किस प्रकार से करना है कि देखो ये 2013 के अंदर था, 2013 के अंदर अमेंडमेंट हुआ और ये जो है 13वें नंबर का एक्ट था। ये तो इसकी आपको साइटेशन याद हो गई। और ये जो आप स्टार्ट करोगे 3, 13, 23, ठीक है, 3, 13 और 23, तो 2013 के अंदर तो ये पारित हुआ था। और आपको इसकी डेट याद रखनी है 3, जो डेट 3 फरवरी है वो इसकी डेट है। अब गाइज आपको जब कभी भी आप अमेंडमेंट्स जो होते हैं किसी एक्ट के अंदर, तो आप उसको याद करो ना, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। या तो अमेंडमेंट क्या, या तो किसी एक्ट को सब्स्टिट्यूट करा जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट करा है तो गाइज इसका मतलब ये है कि उस सेक्शन के ऊपर पहले कोई दूसरा सेक्शन था, मतलब कोई प्रोविजन कोई दूसरा था, उस प्रोविजन को हटा करके नया प्रोविजन डाला गया है। ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन। या फिर जो है इंसर्ट किया जाता है कोई सेक्शन, तो इंसर्ट किया गया है इसका मतलब है कि उस जो इंसर्ट किया गया है कानून, वो जो प्रोविजंस हैं वो पहले इंडियन पीनल कोड के अंदर नहीं था, वो अब नया कानून बना है। और फिर अगर मान लो कुछ अमेंडमेंट किया है तो कोई सेक्शन के अंदर कोई छोटी मोटी कोई प्रोविजंस जो हैं, थोड़े बहुत प्रोविजंस जो हैं वो इधर उधर करे हैं, या कोई नया सेक्शन भी उसके अंदर कोई डाल इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि पहले कोई लॉ था उसको चेंज करके नया कानून आया है। अगर कोई सेक्शन इंसर्ट किया गया है इसका मतलब वो एक नया कानून है। और अगर अमेंड किया गया है किसी सेक्शन को, तो ये सेक्शन तो अभी भी है लेकिन उसकी जो पहले की जो रूल्स और रेगुलेशंस थे उनके अंदर थोड़ा बहुत फर्क आया है। तो गाइज आपको जब इंसर्ट कोई प्रोविजंस होता है तब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि वो नया कानून है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट करा गया है किसी सेक्शन को, तो गाइज आपके मेंस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि भैया बताओ पहले क्या लॉ था, डिफरेंस क्या हुआ अमेंडमेंट के आने के बाद में। तो आपको गाइज पता होना चाहिए कि जब सब्स्टिट्यूट करा गया किसी सेक्शन को, तो उससे पहले क्या लॉ था और उसके बाद के अंदर जो नया कानून जो है वो क्या आया है, ये आपको पता होना चाहिए। मेंस के अंदर कई बार इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और गाइस प्री के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ ये पर्टिकुलर जो सेक्शन, अगर नया सेक्शन जो ऐड करा गया है ये कौन से ईयर के अंदर किया गया है, या किस ईयर के अंदर जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट हुआ है, सब्स्टिट्यूट करा गया है। ये प्री के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी। और गाइस जब कभी भी एग्जाम देने जाओ तो ये ध्यान रखिएगा, जितने भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स होते हैं किसी भी एक्ट के अंदर वो आप याद करके जाइएगा। प्री के अंदर और मेंस के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट टाइम राजस्थान आरजेएस का जो मेंस का एग्जाम था उसके अंदर जो ये आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर उस समय नया नया अमेंडमेंट हुआ था, तो एक इंटरेस्ट के ऊपर जो है क्या प्रोविजंस हैं उसके ऊपर एक पूरा एक मेंस के अंदर 4-6 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। तो जितने भी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट होते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पहले क्या कानून था और बाद में क्या कानून बना, वो आपको पूरा याद होना चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं 2013 के अमेंडमेंट को। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले जो 2013 का जो अमेंडमेंट था उसके अंदर क्या अमेंड किया गया था, सेक्शन जो 100 है उसके अंदर कुछ प्रोविजंस डाले गए थे, एक नया क्लोज डाला गया था। ये जो सेक्शन जो 100 है ये डील करता है कि व्यक्ति जो प्राइवेट डिफेंस को यूज करते समय किन परिस्थितियों के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति की डेथ
भी कारित, मौत मृत्यु भी कारित कर सकता है। तो गाइज आपको पता है कि एसिड अटैक के कई केसेस आए, जैसे छपाक मूवी आई जिसके अंदर दीपिका पादुकोण ने, एक वो जो लक्ष्मी अग्रवाल जो महिला थी जिन्होंने सर्वाइव कर गई वो जो एसिड अटैक से। तो बहुत एक मांग उठी कि भाई एक एसिड अटैक के ऊपर पर्टिकुलर इंडियन पिनल कोड के अंदर जो है एक प्रोविजंस होना चाहिए। तो उस वजह से गाइस जो ये 326 जो इंडियन पिनल कोड के अंदर 326 ए और 326 बी, ये गाइस ये मैंने कहा कि ये इंसर्ट करे गए हैं। तो अब आपको ये डिफरेंस क्या होगा, पहले क्या लो था और अब क्या लो है, ये इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये 2013 के अंदर जो है, आपको बस इतना याद रखना है, 2013 के अमेंडमेंट्स के द्वारा जो है इंडियन पिनल कोड के अंदर 326 ए और 326 बी नए प्रोविजंस डाले गए थे, ऐड किए गए थे। और 100 के अंदर जो है सेवंथ जो क्लोज जो है वो प्राइवेट डिफेंस के अंदर ऐड करा गया। तो अब कोई भी व्यक्ति अगर एसिड अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर वो करने की कोशिश कर रहा है वो व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए उसकी डेथ भी कारित, मौत मृत्यु भी कारित कर सकता है। और 326 ए तो जो हो गया, अगर किसी व्यक्ति ने एसिड अटैक कर ही दिया, यानी उसने जो कार्य करना था कि मेरे को इसका फेस खराब करना है, शरीर खराब करना है, अगर एसिड फेंक ही दिया है तो गाइस इसको जो है पनिशेबल बनाया गया है। 10 साल के और एलआई तक की इसकी सजा उसके अंदर रखी गई है, ठीक है। और ये जो 326 जो है ये एसिड अटैक के अटेम्प्ट के लिए कि वो कोशिश कर रहा था लेकिन वो फेल हो गया। तो यहाँ पे गाइस जो सजा रखी गई है वो 5 साल से लगा करके 10 साल तक की सजा जो है एसिड अटैक के अटेम्प्ट के ऊपर लगती है, ठीक है गाइस। तो एक क्या आपको मैंने बताया कि 326 ए और 326 बी दो नए सेक्शन जो हैं 2013 के अमेंडमेंट से ऐड करे गए, और उसके कारण जो है 100 के अंदर जो है एक नया जो क्लोज जो है सेवंथ जो पार्ट है वो एक इसके अंदर ऐड करा गया, ठीक है। ये क्लियर हुआ, तो आपके एक तो ये क्लियर हो गया और एक ये 4 क्लियर हो गया। अब अपन चलते हैं गाइस, जो दूसरा जो अमेंडमेंट था वो 166 ए और 166 बी जो है, ये जो सेक्शन है ये ऐड किए गए हैं। यहां पे मैंने वर्ड यूज करा है इंसर्टेड। तो इंसर्टेड का मतलब मैंने पहले क्या बताया कि ये नए लॉ हैं, इनसे पहले कोई कानून नहीं था इन सेक्शंस के ऊपर। ये जो बात कह रहे हैं ये इनके आने के बाद में ऐसी चीज हुई है, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि पहले क्या कानून था, ठीक है। तो 166 ए और 166 बी गाइस क्यों ऐड किए गए कि आप जब सीआरपीसी पढ़ोगे तो वहां पे प्रोसीजर बता रखा है कि कोई अगर रेप का या जो ये सेक्सुअल ऑफेंस जो होते हैं इनके अंदर क्या क्या बाध्य है पुलिस ऑफिसर की, जैसे इन्वेस्टिगेशन का बता रखा है कि कितने समय के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना है। जैसे आप पोक्सो के अंदर जाओगे तो वहां पे विक्टिम को जो है बच्चे को जो है कोर्ट के सामने उसकी कमरा ट्रायल होगी, या उसको जो पुलिस ऑफिसर है वो व्यक्ति के घर पे जाकर के, बच्चे के घर में या कोई रेप का विक्टिम है उसके अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने हैं तो वो उसके घर में या किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स की प्रेजेंस के अंदर वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और या एफआईआर जो है, एफआईआर के लिए बता रखा है कि उसको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, शेल का वर्ड है। तो ये 166 ए जो कहता है गाइस कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के जो प्रोविजंस बता रखे हैं वो उस हिसाब से नहीं करता है, या किसी व्यक्ति को थाने बुलाता है जो कि प्रोविजंस के अगेंस्ट में है, या फिर किसी व्यक्ति जो कि विक्टिम है, कौन से ये जो जितने भी ये सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं जैसे 354 हो गए या जो रेप के हो गए, ये जो प्रोविजंस हैं इनके अंदर कोई अपराध होता है और उसकी एफआईआर रिकॉर्ड करने के लिए वो मना कर देता है, तो गाइस इसके अंदर 6 से 2 साल तक की सजा का प्रोविजन है। तो ये एक नया आपके 2013 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। और 366 बी गाइस ये कहता है कि कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अगर वो जो ये रेप के ये जो विक्टिम्स जो होते हैं इनको अगर इलाज करने के लिए मना कर देता है तो वो भी इसके अंदर पनिशेबल बताया गया है, ठीक है। तो ये नए 2 सेक्शन जो हैं ये 2013 के अमेंडमेंट से जोड़े गए थे, ठीक है। अब जो है 228 ए, ये 228 ए गाइस क्या है कि ये जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसके अंदर बता रखेंगे 375, 376 और ए बी सी डी, अगर इनके अंदर कोई अपराध होते हैं तो इनके विक्टिम्स की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। कोर्ट ये जो अथॉरिटीज जितनी भी हैं, पुलिस महकमा हो गया, कोर्ट हो गया, ये इनकी आइडेंटिटी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो गाइज ये जो सेक्शंस जो हैं कुछ जो रेप के ये नए ऐड किए गए थे, ये देखिए गाइज ये 376 ए बी सी डी ये 2013 के अंदर नए ऐड करे गए थे। तो इन सेक्शंस का रेफरेंस जो है गाइज इस 228 के अंदर
जोड़ दिया गया था। ठीक है, अब अपन चलते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया एसिड अटैक का। अब ये 350 जो 4 है, ये लज्जा भंग या क्रिमिनल फोर्स से कोई व्यक्ति किसी महिला की जो आउटरेज द मोडिस्टी ऑफ ए वुमन से रिलेटेड है। ये आज भी उसी प्रकार से सेक्शन है जिस प्रकार से पहले था, बस फर्क इतना कर दिया गया है कि पहले ये 2 साल तक की 2 ईयर की इसके अंदर पनिशमेंट थी, लेकिन उसको बढ़ा करके गाइस क्या कर दिया गया है, 1 से 5 साल तक की सजा कर दी गई है। तो यहां पर आपके एक प्री के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि 2013 से पहले जो है इंडियन इस सेक्शन के अंदर ये जो सेक्शन कितनी सजा से पनिशेबल था, और 2013 के अमेंडमेंट के बाद में ये कितनी सजा से ये पनिशेबल है। तो पहले ये 2 साल की सजा से पनिशेबल था, और अब गाइज ये 1 से 5 साल तक की सजा के लिए लाइबल व्यक्ति रहेगा। मिनिमम तो 1 साल तो देनी ही देनी पड़ेगी, और मैक्सिमम जो है जज साहब उसको 5 साल तक पनिशमेंट दे सकते हैं। तो ये गाइज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री के हिसाब से। ठीक है, अब गाइज जो ये नए सेक्शंस जो हैं ये ऐड किए गए थे, ये मतलब गाइज ये क्या ये सेक्शन है, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का है, ये डिसरोबिंग ए वुमन हो गया, मतलब उसको कंपेल करता है नेकेड करने के लिए, ये जो है ये आपके वोयूरिज्म के लिए है, ये आपका स्टॉकिंग का है। ये नए ऐड किए गए हैं प्रोविजंस। तो आपके प्री के अंदर ये पूछा जा सकता है कि 354 बी या डी या सी या ए, ये कौन से ईयर के अमेंडमेंट, क्रिमिनल लॉ के कौन से अमेंडमेंट से जो है इनको जोड़ा गया था। तो मैंने ये बताया हरेसमेंट का है, ये जो है डिसरोबिंग ए वुमन हो गया, ये हो गया आपके वोयूरिज्म का हो गया, ये हो गया आपके स्टोकिंग का। ठीक है, इनके अंदर बता रखा है। ये जो सेक्सुअल हरेसमेंट का है, ये 3 साल की सजा है इसके अंदर, इसके अंदर 7 साल तक की सजा से ये लाइबल है अगर कोई व्यक्ति किसी वुमन के साथ को डिसरोबिंग करने की कोशिश करता है। ये जो सेक्शन जो 540 354 जो है ये वोयूरिज्म के लिए है। ये पहली बार अगर ये वोयूरिज्म का मतलब ये हो गया किसी वुमन की कोई ऐसी पिक्चर क्लिक करता है वो, जो कि वो वुमन ये सोचती है कि कोई जैसे मान लो कोई प्राइवेट एक्टिविटी कर रही है यूजिंग लेबोरेटरीज हो गई एटसेट्रा, और ऐसी इमेज क्लिक करके वो पब्लिक के अंदर स्प्रेड करता है, भेजता है, तो उस प्रकार के एक्ट को वोयूरिज्म कहा जाता है। और ये पहले अटेम्प्ट अगर कोई करता है तो उसको 3 साल की सजा है, और अगर दोबारा करता है तो वो 3 साल से 7 साल तक के लिए लाइबल होगा। अब ये 354 है, ये स्टोकिंग को लेकर के, स्टोकिंग को मतलब ये हो गया कि वो फॉलो करता है एक औरत की, एक वुमन की एक्टिविटीज को, उसको ईमेल के, इंटरनेट के यूज को, या अगर उस वुमन ने उसको मना कर दिया कि मेरा पीछा मत कर, फिर भी वो उसके पीछे पड़ा रहता है। तो इस प्रकार के जो अपराध हैं ये गाइज ये 354 डी के अंदर पनिशेबल हैं। इसके अंदर जो है ये आपको कौन से अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं, ये 2013 के जो अमेंडमेंट हैं उसके उसके द्वारा जो है इंडियन पिनल कोड के अंदर नए जोड़े गए थे। तो गाइज ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्री के अंदर। ये कई बार पूछा गया है, एक बार मैं जब हरियाणा का प्री का पेपर देने गया था तब वहां पे इसका पूछा गया था आपके वोयूरिज्म का, ये कौन से अमेंडमेंट से जो है, या इस प्रकार पूछ लिया जाएगा कि वोयूरिज्म जो है कौन से सेक्शन के अंदर परिभाषित है। तो जब कभी भी कोई नया सेक्शन जोड़ा जाता है तो गाइज आपको ये पता होना चाहिए कि वो सेक्शन क्या है, किसके बारे में है, क्योंकि उनके एग्जाम्स के अंदर आने की संभावना ज्यादा होती है। गाइज आपको पता है कि आरजेएस जब ये 66 ए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा था, तो उसी दिन जो है मैंने ऐसा सोच लिया था कि इसके ऊपर जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पक्का आएगा। तो गाइज आरजेएस के जो शायद 2016 के जो प्री का पेपर था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि बताओ किस केस के अंदर जो है किस केस के अंदर जो 66 ए का जो प्रोविजन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा, तो वो श्रेया सिंगल का केस था। तो जितनी भी रिसेंट एक्टिविटीज होती है गाइज वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, आपको वो तो याद करनी करनी है। प्री के अंदर तो क्वेश्चन आना ही आना है, उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये अभी लेटेस्ट ही अमेंडमेंट हो रखा है 2013 का, ज्यादा साल हुए नहीं है, तो आपको ये चीज भी जो है याद करनी पड़ेगी। फिर गाइज जैसे अब जो वर्ड है यहाँ पे सब्सटीट्यूटेड है, मैंने वर्ड लिखा है सब्सटीट्यूटेड, 370 और 370 ए, ये तो नया इंसर्ट किया गया था
लेकिन ये जो 370 जो है गाइज, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। यानी सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ कि पहले कोई और लॉ था, कानून था, लेकिन अब उसने ये जो 370 के आने के बाद में वो कानून तो चला गया, उसकी जगह कोई नया कानून आ गया। तो गाइज 370 का जो कानून था, उससे पहले क्या लॉ था गाइज, वहां पे एक था कि बाइंग और डिस्पोजिंग ए पर्सन एज ए स्लेव, यानी किसी स्लेव को जो है खरीदना या उसको बेचने का जो प्रोविजन था, वो उस 376 ये 2013 के अमेंडमेंट से पहले वो कानून था। और 370 के बाद ये अमेंडमेंट के 2013 के अमेंडमेंट के बाद में एक नया प्रोविजन जोड़ा गया। नया क्या मतलब, उसको सब्स्टिट्यूट करा गया। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर ये पूरा सेक्शन है, जिसके अंदर आप पाओगे कि ये कोई व्यक्ति अगर हार्बर करता है, रिक्रूट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसी व्यक्ति को, उसके अंदर फिर प्रोविजंस बता रखे हैं, बाई फोर्स हो गया, कोई उसको इंड्यूस करके या कोई लालच देके, रिश्वत दे करके अगर वो इस प्रकार की एक्टिविटीज करता है, तो उसके अंदर बहुत सारी पनिशमेंट बता रखी है कि उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन कहा जाता है। और वो गाइज 7 से 10 साल तक के लिए पनिशेबल है। फिर गाइज अगर वो एक से ज्यादा अगर कोई व्यक्तियों के लिए ह्यूमन ट्रैफिक कर रहा है, तो वो 10 साल से उम्र कैद तक के लिए पनिशेबल है। अगर कोई व्यक्ति जो है माइनर का कर रहा है ट्रैफिक, माइनर को ट्रैफिक कर रहा है, तो वो 10 साल से उम्र कैद तक के लिए पनिशेबल उसको बताया गया। अगर एक से ज्यादा माइनर हैं, तो वो गाइस 14 ईयर से लगा करके उम्र कैद तक के लिए पनिशेबल होगा। फिर अगर मान लो कोई रिपीट ऑफेंडर है, तो वो जो है रिपीट ऑफेंडर जो है उसकी सजा जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट है, वो टिल द लाइफ तक की उसकी पनिशेबल है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट करता है, वो किस सजा से लायबल होगा। इस प्रकार के सारे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक नया प्रोविजंस जो है सब्स्टिट्यूट करके 2013 के एक्ट के अंदर आया था। और फिर 370 ए ये जोड़ा गया था कि अगर किसी व्यक्ति को पता है कि ये पर्सन जो है ये ट्रैफिक पर्सन है, मतलब, और उसके बाद में भी अगर उसका एक्सप्लॉइटेशन करता है सेक्सुअल पर्पज से, तो वो उसकी सजा के लिए एक नया 370 ए ये कानून जोड़ा गया था। तो गाइज जो 370 ए जो है, ये यहाँ पे आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि भाई कौन से अमेंडमेंट से जो है इस सेक्शन को जोड़ा गया था, या ये सेक्शन किससे डील करता है, और जो 370 जो है ये इसको किस अमेंडमेंट के द्वारा जो है सब्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है गाइस, तो ये आपको मैंने बताया है। अब अपन चलते हैं जो सबसे मेजर जो चेंजेस हुए थे इस अमेंडमेंट के द्वारा, वो हुए थे गाइस रेप के जितने भी केसेस थे उनके अंदर पूरा ड्रास्टिकली इस प्रोविजंस को बदला गया था। मतलब सब्स्टिट्यूट भी करा, नए प्रोविजंस भी डाले गए, ताकि रेप के जो निर्भया का जो वो जो आया, तो एक देश से आवाज उठी कि भाई अब जो है आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस फिर जो है ये रेप के प्रोविजंस आए, तो 375 तो 375 जो है ये सब्स्टिट्यूट करा गया था। गाइस पहले आप जब जाओगे इसको 313 2013 के अमेंडमेंट से पहले अगर आप इस सेक्शन को देखोगे, तो ये 7 साल से उम्र कैद तक के लिए पनिशेबल था। और फिर गाइस जो है इसके अंदर एक वो भी प्रोविजंस था कि अगर मान लो 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ करता है तो क्या प्रोविजंस होंगे, मतलब एक। और जो रेप की जो परिभाषा थी वो भी इतनी, उसका भी जो एरिया था वो लार्ज नहीं था। लेकिन जैसे ही 2013 का अमेंडमेंट आया, जब आप जो 375 के पढ़ते ही जब आप ए बी सी डी के जो प्रोविजंस देखोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि रेप जो है किस प्रकार के कार्य जो हैं वो रेप के अंदर आते हैं। फिर गाइस 2013 से पहले जो है इसके अंदर सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन थी और एक एक्सेप्शन। 2013 के अमेंडमेंट के बाद में उसके अंदर 2 एक्सप्लेनेशन हो गई और 2 उसके अंदर एक्सेप्शन भी आई है। ठीक है, और इसकी जो एक्ट क्या क्या एक्ट जो हैं कार्य जो है रेप की परिभाषा के अंदर आते हैं, वो जो एरिया था वो 375 के अंदर वो एक्सपेंड कर दिया गया। आप जब ए क्लोज बी क्लोज सी डी जो देखोगे, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर गाइस जो है ये 376 के अंदर भी अमेंडमेंट किया गया था। 376 के अंदर गाइस जो 2-3 तरीके से इसके अंदर अमेंडमेंट किए गए कि जो पहले तो जो एरिया था, कोई अगर मान लो पर्सन इन अथॉरिटी है या कुछ हेड्स जो हैं वो बढ़ाए गए। जैसे कि अगर कोई वुमन है 16 साल से कम है, या वो प्रोविजन जोड़े गए। फिर मान लो कोई हॉस्पिटल अथॉरिटी या आर्म्ड ऑफिसर
पुलिस ऑफिसर जो हैं उनके प्रोविजंस भी इसके अंदर बताए गए थे। और ये जो पनिशमेंट का जो प्रोविजंस था 376 का, उसको भी चेंज करके सिर्फ सीधा इतना कर दिया गया, 7 साल से जो है एलआई तक का इसके अंदर प्रोविजन कर दिया गया। और ये जो प्रोविजन है गाइस 2018 के अमेंडमेंट का जब मैं लेक्चर लूंगा तब बताऊंगा कि यहाँ की जो सजा 7 साल से एलआई किया गया था उसको 10 साल से एलआई तक कर दिया गया था। ठीक है गाइस। फिर जो है आपको ये 376 ए बी सी डी ये नए सब्स्टिट्यूट करे गए थे, लेकिन इसके लिए आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे मान लो 376 ए जो है ये पहले क्या था, और अब जो ये 376 बी जो है ये पहले 376 ए के अंदर आता था। यानी जो ड्यूरिंग द सेपरेशन और हस्बैंड अगर सेपरेशन के दौरान अगर कोई ऑफेंस करता है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो पहले 376 ए के अंदर था। लेकिन अब 2013 के अंदर गाइस नया प्रोविजंस आ गया कि अगर मान लो रेप करके अगर किसी व्यक्ति की, किसी औरत की डेथ हो जाती है, इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है कि वो वेजिटेटिव कंडीशन के अंदर हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि अरुणा रामचंद्र सनभाग का केस था, इथुनेशिया के ऊपर बहुत अच्छा एक जजमेंट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, लैंडमार्क जजमेंट है कि भाई उसके अंदर क्या हुआ कि व्यक्ति ने रेप किया और फिर वो जो विक्टिम जो थी वो इस प्रकार की सिचुएशन में आ गई कि वो जिंदगी भर कोमा के अंदर रही, वो कुछ कर ही नहीं पाती थी। इस प्रकार की अगर कोई सिचुएशन होती है तो गाइज उसको, उसके अंदर जो पनिशमेंट बता रखी है ये डेथ पेनाल्टी से भी पनिशेबल है। ठीक है। फिर जो है 376 बी, तो गाइस 376 बी जो है पहले 376 ए के अंदर आता था। ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है वाइफ के साथ, तो पहले ये 2 साल तक की सजा के लिए पनिशेबल था, लेकिन अब गाइस जो है ये 2 से 7 साल तक की सजा के लिए वो व्यक्ति लाइबल रहेगा। ठीक है। फिर गाइज आपको मैं बताता हूं कि ये जो 376 सी और डी जो है, तो इसको अगर आप याद करने हैं वो हमारा एडवोकेट, तो ये जो हो गया पर्सन इन अथॉरिटी। अगर इसके अंदर बता रखा है कि अगर कोई व्यक्ति के पास किसी दूसरे व्यक्ति की कोई अथॉरिटी है, कस्टडी ले रखी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई जेल का सुपरिटेंडेंट ऑफ ऑफिसर हो गया, आर्म्ड ऑफिसर हो गया, कोई पब्लिक सर्वेंट हो गया, कोई हॉस्पिटल के अंदर किसी डॉक्टर के पास अगर किसी विक्टिम की किसी पेशेंट की जो है कस्टडी है, या वहाँ हॉस्पिटल के अंदर कोई जो स्टाफ है वो उसके ऊपर वो उसके डायरेक्शन में अगर काम करता है, तो अगर वो उन अथॉरिटीज का फायदा उठा करके किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो गाइस 376 सी के अंदर जो है पनिशेबल है। ठीक है। और इसकी सजा क्या बता रखी है, 5 से ये 10 साल तक की सजा से ये वो रहेगी। और ये 376 डी है, ये गाइस जो है आपके ये गैंग रेप से रिलेटेड है। ठीक है। अब ये गैंग रेप से रिलेटेड है, तो गाइज इसके अंदर बता रखा है कि एक से ज्यादा व्यक्ति अगर किसी की अगर वो करते हैं तो क्या पनिशमेंट रहेगी। ठीक है। तो गाइज ये इसके अंदर सजा दे रखी है जो नेचुरल जो इसकी मैक्सिमम सजा है कि अगर व्यक्ति को जब तक वो जिंदा रहे तब तक भी कोर्ट जो है जेल के अंदर उसको रख सकती है। ठीक है। फिर गाइज मैंने यहाँ पे आपको बताना भूल गया, लिखना भूल गया, एक कोई 376 ई जो है, एक ये भी सेक्शन जो है इसके अंदर जोड़ा गया था, वो है आपके, ये अगर मान लो रिपीट ऑफेंडर है 376 ए के 376 रेप का किया है, या फिर उसने ये 376 ए का अपराध करके एक बार कन्विक्टेड है, या वो 376 डी के अंदर एक बार कन्विक्टेड है, उसके बाद में भी अगर वो दोबारा अगर अपराध करता है, रिपीट ऑफेंडर है, तो उसकी भी गाइस मैक्सिमम सजा बता रखी है, उसको भी डेथ पेनाल्टी से पनिशेबल बताया हुआ है। ठीक है। तो अब गाइज आपको ये सारे सेक्शन याद भी मैं करवाऊंगा कि भाई ये जो अमेंडमेंट हुए हैं ये कौन कौन से, भाई मैंने वादा किया आपको कि सारे ये जो आईपीसी के जो सेक्शंस हैं वो मैं आपको ट्रिक्स जो मैं यूज करता था वो मैं आपको बताऊंगा, तो शायद आपके भी यूजफुल वो चीज रहे और आपको भी ये सारे सेक्शंस जो हैं 376 ए से ई तक के याद हो जाएं 2013 के अमेंडमेंट से। तो गाइज ये जो वी हो गया वेजिटेटिव, तो गाइज आप जब कोर्ट के अंदर जाओगे, हाई कोर्ट के अंदर जाओगे, तो वहां पे जो है आपको पता है कि स्टेट की बिहाफ पर कौन मुकदमा लड़ता है, आपके जो एजी साहब जो होते हैं, डबल एजी साहब होते हैं, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल। तो आपका कोई मुकदमा है, आप विक्टिम हो, तो आपको पूछा कि आप कोर्ट में गए कि आपके वकील साहब का है, तो आपने क्या कहा कि वो रहे हमारे एडवोकेट जनरल।
ठीक है। तो वी से वेजिटेटिव आ गया, एच से हस्बैंड आ गया, ए से अथॉरिटी आ गया, डी जी से गैंगरेप का आ गया और आर से आ गया रिपीट ऑफेंडर। तो 376 ए बी सी डी और ये ई वो हमारे एडवोकेट जनरल रहे। ठीक है। तो वी से वेजिटेटिव, एच से हस्बैंड, ए से अथॉरिटी, जी से गैंगरेप, आर से हो गया आपका रिपीट ऑफेंडर। आपको 376 ए से लगा करके ई तक याद हो गए। मैं आपको हर बार कहता हूं कि ये मेरे फॉर्मूलाज हैं, आपको समझ में आए तो आप यूज करिए, अदरवाइज आप अपने लेवल पे अपने फॉर्मूलाज बनाइए, क्योंकि गाइज अपन को सारे सेक्शन याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम्स के अंदर नए क्वेश्चंस आते हैं, जब कभी भी नया अमेंडमेंट होता है तो आपको वो याद करने पड़ेंगे। ठीक है गाइज। फिर जो है एक ये जो लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ था, ये हुआ था सेक्शन 509 के अंदर। इसके अंदर आप क्या, ये क्या किससे डील करता है कि आप किसी औरत को, अगर आपका कोई ऐसा जेस्चर है, आपका कोई एक्ट है जो आप औरत को आप डिस्टर्ब करते हो, तो उसके लिए ये 509 का प्रोविजन है। ये पहले गाइज 1 साल की सजा इसके अंदर थी, और इस अमेंडमेंट के बाद में इसकी सजा को बढ़ा करके 3 साल की सजा इसको कर दी गई है। ठीक है गाइज। तो मैंने आपको 2013 का जो अमेंडमेंट था वो पूरा मैंने डिटेल में बताया है, समझाया है, और ये बताया कि सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, और इंसर्ट का मतलब क्या होता है। इंसर्ट तो मतलब ये हो गया कि नया कानून आया, उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई पहले कौन सा कानून था, तो आपके उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। डिफरेंस बताओ कि पहले क्या लो था और बाद में क्या लो रहा। ठीक है। अगर किसी के अंदर और अगर सब्स्टिट्यूट करा गया है, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ कि पहले कोई कानून था, उस कानून को हटा करके नया कानून आया है। तो गाइज यहाँ पे आपके मेंस के अंदर क्वेश्चंस आ सकता है कि बताओ कि दोनों कानून के अंदर जो है क्या क्या परिवर्तन, क्या डिफरेंस रहे हैं। ठीक है। और मैंने जितने भी सेक्शन हैं वो आपको मैंने बताए हैं कि भाई कौन कौन से सेक्शंस के अंदर जो है अमेंडमेंट हुए हैं। तो पहले 100 के अंदर एक क्लोज डाला गया, वो एसिड अटैक के बारे में था। फिर एसिड अटैक के जो प्रोविजन है वो 326 ए और बी हैं। फिर गाइस जो मैंने आपको बताया था कि 166 ए 166 बी जो नए प्रोविजंस जोड़े गए थे इंडियन पिनल कोड के अंदर। फिर 228 का जो प्रोविजन है कि विक्टिम्स की जो आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे रेप के केसेस के अंदर। तो वहां पे ये जो नए जो एक सेक्शन जो 376 रेप के जो नए केसेस जो जोड़े गए थे सेक्शन, उनका रेफरेंस जो है 228 ए के अंदर दिया गया। फिर गाइस जो 354 के जो प्रोविजंस जो थे कि जो वुमेन की जो मोडेस्टी को वायोलेट जो करता है, उसके अंदर जो पनिशमेंट को बढ़ाया गया था। फिर जो नए जो सेक्शंस जो हैं 354 ए से लगा करके डी तक के नए जोड़े गए थे, स्टॉकिंग के, हैरेसमेंट के, वोयूरिज्म के, ये जो प्रोविजंस नए जोड़े गए थे। फिर जो रेप का जो केस था वो उसके अंदर पूरा ड्रास्टिकली पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया। तो इस अमेंडमेंट से आपके ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ भाई पहले रेप का क्या प्रोविजंस इंडियन पिनल कोड के अंदर था, और 2013 के अमेंडमेंट के बाद में इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन किए गए थे। और गाइज लास्ट जो था, अच्छा इसके अंदर ऐड क्या किया गया था, जो गैंग रेप का जो प्रोविजन था वो नया ऐड किया गया। और ये आपके जो वेजिटेटिव या कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि डेथ हो जाती है किसी के विक्टिम की, तो उसका प्रोविजंस नया जोड़ा गया। रिपीट ऑफेंडर जो है एक बार रेप करके दोबारा करता है तो उसके ऊपर क्या प्रोविजंस होगा, ये नए प्रोविजंस इसके अंदर ऐड किए गए थे। और लास्ट जो गाइस जो था 509 के ऊपर जो है उसकी भी सजा को बढ़ाया गया था। ठीक है गाइस। तो मैंने 2013 का जो क्रिमिनल लॉ का जो अमेंडमेंट था वो मैंने आपको डिटेल में बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्योंकि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। तो इस अमेंडमेंट से आपके एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो प्री का एग्जाम ले लो चाहे मेंस का एग्जाम ले लो, इस एरिया से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो इस अमेंडमेंट को आप पूरा अच्छे से स्टडी करिए गाइस, ताकि आपके जो एग्जाम्स के अंदर जो है ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है गाइस। अभी के लिए मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा एक नए अमेंडमेंट के ऊपर। कोई जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है उस टॉपिक को लेकर के मैं आपके पास हाजिर होऊंगा। और ये एक पूरी सीरीज चलेगी गाइस, जो जो भी अमेंडमेंट चाहे वो क्रिमिनल लॉ के हों चाहे सिविल लॉ के अंदर हों, जो अपने सिलेबस का हिस्सा है, वो हर अमेंडमेंट को जो है मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है गाइस। बाय बाय, टेक केयर।